हम्म। देखिए डाउट देखते हैं। तो जैसे कि आपको पहला डाउट है कि प्रूव दैट द सीक्वेंस ए एन अपॉन एन एक सीक्वेंस है इज कन्वर्जेंट व्हेन ए एन इज बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा थियोरटिकल है। तो पहले कन्वर्जेंस की यहाँ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, हमने क्या देखा था कि कोई भी एक रियल नंबर का सीक्वेंस अगर ए पे कन्वर्ज कर रहा है तो क्या क्या दिखाना पड़ेगा हमें कि इफ़ फॉर एवरी पॉजिटिव एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट, एक कोई भी हम नंबर एन ले लेते हैं जो कि नेचुरल नंबर होना चाहिए सच दैट, इसको आप चाहें तो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्मॉल एन लिख देता हूँ, स्मॉल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन ए एन माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन। तो थोड़ा सा टिपिकल होता है इस तरह की डेफिनेशन को याद रख पाना अगर प्रैक्टिस नहीं है ठीक से। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि इस पूरी डेफिनेशन में से जो मेन मेन पोर्शन आपको अपने आंसर में यूज़ करना है उसको देखते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो आपके पास है सबसे पहले तो कि ए एन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन, तो इस वाले पार्ट को आपने कंसीडर करना है। इसमें कुछ चीज़ें रटने वाली भी हैं और इस वाले पार्ट को हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो अपने आप ही क्या होगा कि अगर हम इस वाले पार्ट को यूज लेके चलें, कंसीडर करें और ये यूज़ करें तो अपने आप ये लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू में क्या आएगा ए, ऐसी लिमिट को बोलते हैं। तो यहाँ पे याद रखने वाला क्या है कि हम यहाँ सीक्वेंस लेके चल रहे हैं, जैसे ए एन अपॉन एन है, यहाँ जो भी सीक्वेंस हमें कन्वर्जन दिखाना है उसको एक नया सीक्वेंस मानिए, जैसे कि हमने इसको नाम दिया बी एन। अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए, तो हमने यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये हमें बाद में पता लगता है कि एन ग्रेटर देन वन अपॉन एप्सिलॉन। तो सिर्फ आप पहले लिखिए लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, फिर वी चूज एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप चाहें इसको कैपिटल एन से दिखाएं या स्मॉल एन से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कुछ खास। सच दैट, अब ये वाला जो पोर्शन है वो ब्लैंक है। काफ़ी सारी बुक्स में जब स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ कैसे सोच लेते हैं कि एन ग्रेटर देन वन अपॉन एप्सिलॉन। ये हमें आंसर करने के बाद पता लगती है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन देते टाइम पे हमें इसी तरह से लिखना पड़ता है। तो मैं अभी इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, जैसे कि सच दैट के बाद इसको छोड़ दीजिए, और फिर वो कैसे पता लगेगा वो मैं नीचे बताता हूँ। तो सच अ चॉइस इज ऑलवेज पॉसिबल बाय द आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैंने जैसे कहा था यहाँ से ये वाला पार्ट कंसीडर कीजिए, तो हमने यहाँ पे लिखा ए एन अपॉन एन, फिर माइनस। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप ए एन अपॉन एन में अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो कितना आंसर आएगा, जीरो। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा ए की जगह जीरो, यानी कि ए एन माइनस ए। तो ए एन मतलब हमारा यहाँ सीक्वेंस कौन है, बी एन है हमारे क्वेश्चन में, वो तो डेफिनेशन है इसलिए तो यहाँ बी एन लिखा। फिर माइनस में जो लिमिट आ रही है तो वो जीरो है, फिर लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ से देखिए कि अगर मैं n की वैल्यू निकालूं, जैसे ए एन सीक्वेंस हो गया, तो यहाँ पे n क्या लिया था हमने, कोई भी एक ऐसा नंबर जो नेचुरल नंबर से हमारा बड़ा है। तो यहाँ हम ऐसा क्या लें, अब यहाँ से n निकाल लीजिए, तो ये क्या आएगा, वन अपॉन एप्सिलॉन। तो बस n ग्रेटर देन वन अपॉन एप्सिलॉन, और यहीं से पता लगता है हमें कि ये जो n अगर वन अपॉन एप्सिलॉन से बड़ा है तो जो कैपिटल N है वो भी वन अपॉन एप्सिलॉन से बड़ा होगा, तो तब जाके ये स्पेस फिल होता है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं तो हमें ये वाला पार्ट दिखाना था कि ये वाला लेस देन एप्सिलॉन है, और इससे हमने n की हेल्प से निकाल लिया। तो हमारी जो डेफिनेशन है कि मतलब ए एन अपॉन एन वो भी कन्वर्ज कर रहा होगा। थोड़ा सा थियोरटिकल है, आप एक दो बार लिखिए आंसर शीट पे और तो वो याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे कि यहाँ पे 2 और 4 दे दिया, कभी 0 और 2 दे दिया, 0 और 1 दे दिया। तो इसका क्या क्राइटेरिया रहता है, हमेशा फिक्स रहता है हर क्वेश्चन का। सबसे पहले क्या करना है, आपने एक x इक्वल टू सी लेना है बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब चेकिंग पॉइंट हमारा कोई भी रियल नंबर है। अब ये जो रियल नंबर तो दो टाइप के होते हैं, मतलब उसके अंदर दो फॉर्म आती हैं, एक रैशनल और एक इरेशनल। तो हमने यहाँ पे लिखा कि लेट मतलब देन सी जो है वो या तो रैशनल होगा या इरेशनल। तो पहला हम केस लेते हैं जिसमें सी को रैशनल नंबर मानते हैं। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो इस पर मैं अगर एफ अप्लाई करूंगा, तो क्योंकि रैशनल नंबर के लिए हमारा जो फंक्शन की वैल्यू है वो 2 है, तो अगर सी हम रैशनल नंबर मान रहे हैं तो एफ ऑफ सी कितना आएगा, 2। अब इसको याद कैसे रखें, तो मैंने आपको क्या बताया कि पहले केस में लीजिए सी को रैशनल नंबर, तो आप जो अपना सीक्वेंस लेने वाले हैं जैसे एक्स एन, सेम करने वाले हैं हम लोग स्टेप 2 में, मतलब केस 2 में। तो जब आप सी को रैशनल नंबर लेते हैं तो एक्स एन को क्या लीजिए, सीक्वेंस ऑफ इरेशनल नंबर। जब आप यहाँ इरेशनल लिखेंगे तो यहाँ किसका लेंगे, रैशनल नंबर का। तो हमने यहाँ पे लिखा कि लेट एक्स एन बी ए सीक्वेंस ऑफ इरेशनल नंबर दैट कन्वर्जेस टू सी, जो भी ये सी आपका रैशनल नंबर रियल नंबर था। तो अब आप सोचिए कि जब फंक्शन जो सीक्वेंस है हमारा वो इरेशनल नंबर का है, तो इरेशनल नंबर के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 4।
तो एफ ऑफ एक्स एन भी कहाँ कन्वर्ज करेगा, 4 पे। तो हमारा जब इसमें लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो आंसर 4 आएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है, और एफ ऑफ सी की वैल्यू 2 है, तो दोनों ही आपस में क्या आ रहे हैं, नॉट इक्वल। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स एन जो है वो कन्वर्ज नहीं कर रहा है एफ सी पे। तो अगर ये कन्वर्ज नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि एफ एक्स जो है वो रेशनल नंबर पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। सिमिलरली अब केस 2 लीजिए और एज इट इज कॉपी करना है। देखिए मैं एक बार बताता हूँ, फिर उधर दिखाऊंगा भी कि इफ सी इज इरेशनल नंबर लेना है तो एफ ऑफ सी की वैल्यू 4 आ जाएगी। फिर लेट एक्स एन या वाई एन आप चूज कर सकते हैं, बी अ सीक्वेंस ऑफ, अब जैसे यहाँ इरेशनल लेंगे हम केस 2 में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेशनल, उसका उल्टा। तो एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू इस बार 2 आ जाएगी, और फिर से वो दोनों अनइक्वल हो जाएंगे, तो एफ एक्स एन डज नॉट कन्वर्ट टू कहाँ पे, सी। तो सी हमने उस केस में क्या लिया होगा, इरेशनल। तो हमारा फंक्शन ना तो रैशनल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस आया, ना ही इरेशनल के लिए, तो कह देंगे कि ये कहीं पे भी किसी भी रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। सेम पैटर्न रहता है। अगर आप 3 क्वेश्चन भी आप एग्जाम से पहले करके जाते हैं और इसी पैटर्न में लिखते हैं जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो आपको मतलब कंप्लीट मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। अब आते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कैसे करना है, तो जैसा कि मैंने बताया था उसका उल्टा कर दीजिए कि इफ सी इज एन इरेशनल नंबर, तो एफ ऑफ सी 4 हो जाएगा। तो सीक्वेंस हमें कैसा लेना पड़ेगा, रैशनल नंबर का। तो एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू देख लीजिए, तो एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारी कितनी है, इस क्वेश्चन के हिसाब से है 2, और एफ ऑफ सी कितना है, 4। दोनों नॉट इक्वल टू आ गए, इसका मतलब ये कन्वर्ज नहीं कर रहा। कन्वर्ज नहीं कर रहा तो ये रैशनल नंबर पे भी कॉन्टिन्यूस नहीं है, रैशनल नंबर पे भी कॉन्टिन्यूस नहीं है, इट मीन्स कि पूरी रियल नंबर लाइन पे ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। सेम क्वेश्चन को एक बार और कर लेते हैं। यहाँ पे 3 है और -3 है। बिल्कुल जैसा मैंने कहा है, आप 3 क्वेश्चन भी अगर प्रैक्टिस करके जाते हैं एग्जाम से पहले लिख लिख के, तो आराम से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये भी डिसकॉन्टिन्यूस होता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये मेन फंक्शन हो गया। यहाँ पे थोड़ा डेफिनेशन दे दीजिए कि ये किस अप्रोच से हम लोग कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन हमने किया है वो किस अप्रोच से किया है। इस तरह की चीज़ें एग्जाम में लिखेंगे तो ज़्यादातर, जैसे 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, तो मैंने कुछ बच्चों की आंसर शीट भी देखी हैं, तो उनको कितने मिलते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 2 मिल जाते हैं, कभी कभी 3 मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ लिख के आएंगे कि हम किस अप्रोच को लेके इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो आपको 4 में से 4 मार्क्स भी मिलने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन में अप्रोच यूज़ की है उसको मैंने यहाँ पहले मेंशन कर दिया है। फिर वही जो पिछले क्वेश्चन में किया था कि लेट एक्स इक्वल टू में सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, अब वो या तो रैशनल होगा या इरेशनल। तो एक बार रैशनल नंबर केस करके सॉल्व कीजिए, फिर एक बार इरेशनल नंबर लेके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जैसा कि मैंने बताया 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेरीफाई कीजिए बोल्जानो रेस्टार्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग सेट। ठीक है, तो उससे पहले हम समझते हैं कि बोल्जानो रेस्टार थ्योरम है क्या। ये थ्योरम कहती है कि जितने भी बाउंडेड, जैसे इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट है अगर रियल नंबर का, तो उसका एक लिमिट पॉइंट जरूर होगा। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ये थ्योरम क्या कहती है कि जितने भी बाउंडेड सबसेट, मतलब इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर हैं, उनकी कोई ना कोई लिमिट जरूर होगी। ठीक है, तो हैज़ अ लिमिट पॉइंट। तो अब मैंने हमें पूछा है सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर के लिए। तो अब देखिए सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जीरो भी उसी में इंक्लूड होगा। पॉजिटिव नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन नॉन नेगेटिव बोलते हैं वो जीरो इंक्लूड होता है। तो जीरो से लेके हमने इन्फिनिटी तक नंबर्स लिखे। अब ये सेट कैसा है, इनफाइनाइट है, लेकिन ये कैसा सेट है, अनबाउंडेड है। अब अगर रेस्टार थ्योरम को देखा जाए तो उसका कहना था कि इनफाइनाइट तो होना ही चाहिए, साथ साथ बाउंडेड सेट होना चाहिए, लेकिन ये इनफाइनाइट तो है लेकिन अनबाउंडेड सेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, और साथ साथ हम बोल्जानो रेस्टार थ्योरम को अप्लाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो हाइपोथेसिस है, मतलब जो इनिशियल कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही है। तो ये इसका आंसर था। अब आते हैं -1 से इन्फिनिटी सेकंड पार्ट पे। तो ये भी इनफाइनाइट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हैं, लेकिन एक साइड से तो ये ब्लॉक है, मतलब क्लोज है, लेकिन दूसरी साइड से तो अनबाउंडेड है। तो इसका मतलब फिर से यहाँ पे ये अनबाउंडेड सेट है, लेकिन हमें पता है लिमिट पॉइंट हमने जहाँ पढ़ी थी कि इसका जितने भी हमारे इंटरवल होते हैं उसका हर एक पॉइंट लिमिट पॉइंट होता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि भले ही ये इनफाइनाइट है और अनबाउंडेड है, लेकिन इसका हर एक पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट होगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि शुरू की कंडीशन के हिसाब से लिमिट पॉइंट तो आ गया, लेकिन इसके बहुत सारे लिमिट पॉइंट हैं। तो ये जो हमारी कंडीशन थी बोल्जानो रेस्टार थ्योरम को उसको फुलफिल
कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें लिमिट पॉइंट मिल रही है। तो बस आपको ये इतना लिख के आना था, और इस क्वेश्चन में और कुछ खास है नहीं बताने के लिए। नेक्स्ट है, ये तो बहुत अच्छे से मैंने क्लासेस में समझाया हुआ है इस तरह के क्वेश्चन कि z इक्वल टू में x, तो जो इंटीजर्स हैं वो एक क्लोज सेट है या नहीं। तो बहुत इजी है समझना, अगर आपने वो क्लासेस अच्छे से अटेंड की हैं। तो देखिए, क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि उसका अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन हो। अब अगर उसका कॉम्प्लीमेंट देखना है, या डायरेक्ट दूसरी डेफिनेशन क्या है कि आप उसका ड्राइव सेट निकालिए। अब ड्राइव सेट क्या होता है, सारे लिमिट पॉइंट के कलेक्शन को हम बोलते हैं ड्राइव सेट। तो अगर किसी भी सेट का ड्राइव सेट जो है ओरिजिनल सेट के सबसेट है, तो हम कहेंगे कि वो क्लोज्ड है। तो चलिए देखते हैं, अगर आपने ये क्लासेस अच्छे से अटेंड करी होंगे, लिमिट पॉइंट अच्छे से सुना होगा, क्वेश्चन किए होंगे, तब तो ये इजीली समझ आएगा। अदरवाइज आपको लगेगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो क्योंकि लिमिट पॉइंट वगैरह सब दोबारा से यहाँ रिकॉल करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तकरीबन 4 से 5 क्लासेस में कवर हुआ था। नाइबरहुड, इंटीरियर, लिमिट पॉइंट, तो वो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसको क्लासेस में पढ़िए और उसके बाद भी कोई डाउट हो तो पूछिए। जैसे यहाँ लिखा है z इक्वल टू में, तो z की डेफिनेशन क्या है कि अब जो इंटीजर्स होते हैं, तो इंटीजर्स का कोई भी लिमिट पॉइंट ही नहीं होता, ये हमने वहाँ अच्छे से पढ़ा है। तो ना तो नेचुरल नंबर का कोई लिमिट पॉइंट होता है, ना इंटीजर्स का होता है। तो अगर इसका कोई लिमिट पॉइंट ही नहीं है, तो इसके ड्राइव सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, 5, यानी कि नल सेट। और 5 जो है, हमें मालूम है 11th क्लास से कि हर एक जो एम्प्टी सेट है वो अपने ओरिजिनल सेट का हमेशा ही सबसेट रहता ही है। मतलब एक एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये 5 जो है यहाँ सबसेट आ गया इंटीजर का। इसका मतलब ये जो ड्राइव सेट है वो इसके अंदर कंटेन कर रहा है, 5 जो है इसके अंदर कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा होगा, क्लोज सेट होगा। तो इसलिए जो जेड है वो ये क्लोज सेट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ हमें एक फंक्शन दिया गया है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, और हमें दिखाना है कि नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो बहुत इजी है, सबसे पहले आप इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई कीजिए, तो आंसर आपको 0 मिलेगा। अब हम यहाँ पे कोई भी एक नेचुरल नंबर लेते हैं, m बिलोंग्स टू n सच दैट कि एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। अब ये एफ एक्स क्या है, जो हमने लिमिट लगा के निकाला था, यानी कि 0। तो एफ एन एक्स आपको क्वेश्चन में गिवन था, एफ एक्स आपने 0 अभी निकाला है n टेंस टू इन्फिनिटी, ये पुट किया, तो लेस देन एप्सिलॉन। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए कि हम कोई भी एक ऐसा x लेते हैं, जैसे कि 1/n लिया, तो 1/n के लिए जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे इस x की जगह, तो ये आएगा 1/2। तो हमें यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू जब जब 1/2 मिलेगी, तो हमें कोई एक इक्वेशन इस वाले 1 के लिए कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही, मतलब होल्ड एक साथ कर रही है, कोई एक सिंगल m के लिए नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी एक सिंगल m के लिए हम नहीं निकाल सकते। तो इट मीन्स कि यहाँ क्वेश्चन में देखिए कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। अगर आप हर m के लिए एक फिक्स वैल्यू अगर मुझे मिल जाती एप्सिलॉन की, तो आपको मिलता तो ये ठीक था, तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता। लेकिन यहाँ हर x इज इक्वल टू 1/n के लिए ये अलग अलग आंसर आएगा। तो जब कभी भी अलग अलग xn के लिए या अलग अलग सीक्वेंस के लिए अलग अलग एप्सिलॉन की वैल्यू आ रही है, तो उसको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं माना जाता। मान लीजिए आप यहाँ पे लिख देते हैं x इज इक्वल टू में 1/√n, या फिर कोई दूसरा सीक्वेंस ले लेते हैं, जैसे x इज इक्वल टू में n²। अगर हर सीक्वेंस के लिए यहाँ हम पुट करें और वैल्यू जो है एप्सिलॉन की अगर हमेशा हाफ आए, तो फिर ये कन्वर्जेंट हो जाता है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। लेकिन क्योंकि इतना सब एक्सप्लेन एग्जाम में कर नहीं सकते, तो आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल, ये जो क्वेश्चन हमने किए हैं उनको बस प्रैक्टिस करके रट के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि x इक्वल टू 1/n के लिए ये आ रहा है, फिर किसी दूसरे सीक्वेंस के लिए अलग आंसर आ रहा है, और क्योंकि वो दोनों सेम नहीं आ रहे, तो इसलिए नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, तो इसलिए शॉर्ट में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर द फंक्शन। ये फंक्शन दिया गया है और चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं और बाउंडेड है कि नहीं। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, एक कॉन्टिन्यूस पूछा जाता है एक साथ, और एक बाउंडेड, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 2 या 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। तो कैसे करना है, सबसे पहले तो 12th क्लास में और 11th क्लास में आपने रेंज निकालना सीखा होगा, वो आपको आना चाहिए। तो पहले हमने यहाँ फंक्शन जो दिया है वो लिखा, फिर फंक्शन f बीइंग द कोसेंट ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि 1 एक ऊपर जो है कांस्टेंट फंक्शन है और नीचे एक पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू 1 मान लूँ और जी एक्स इक्वल टू मैं ये मान लूँ, और जी एक्स क्या है हमारा यहाँ नॉन जीरो है, क्योंकि ये जीरो वैल्यू कब आएगी, जब एक्स की वैल्यू 2 हो, और 2 तो हमारे पास है ही नहीं, मतलब -2 या 2 हो तब ये जीरो हो सकता था, मतलब नॉट डिफाइंड क्वेश्चन। लेकिन वो तो हमारे पास डोमेन में दिया ही नहीं है, तो इट मीन्स कि जी एक्स हमारा नॉन जीरो है। तो इसका जो डोमेन है वो बाउंडेड है,
क्योंकि हर वैल्यू -2 से क्या है, बड़ी है और 2 से छोटी है, इट मीन्स ये बाउंडेड है, बट नॉट अ क्लोज इंटरवल। लेकिन ये क्लोज इंटरवल नहीं है। तो यहाँ पूछा गया था कि ये बाउंडेड है कि नहीं, तो बाउंडेड तो हमने बता दिया, लेकिन इसकी रेंज भी बतानी है हमें। रेंज, ये तो सिर्फ डोमेन था, तो फंक्शन इज नॉट बाउंडेड, क्योंकि इसका अगर हम रेंज निकालें तो रेंज कितनी आ रही है, मतलब आप x की जगह -2 से बड़ी और 2 से छोटी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो जो रेंज मतलब एफ एक्स की वैल्यूज आएंगी वो जीरो तो कभी नहीं आएगी, लेकिन जीरो से बड़ी कोई भी वैल्यू आएगी और इन्फिनिटी तक कोई भी आंसर आ सकता है। तो इट मीन्स ये इसका रेंज है। तो रेंज ये देखिए इन्फिनिटी की ओर हो गया, मतलब तो इसका मतलब ये बाउंडेड नहीं है। और ये क्या कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, तो यस कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि ऊपर कांस्टेंट फंक्शन है और नीचे पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो अगर हमारा एफ एक्स और जी एक्स अगर दोनों ही मतलब कॉन्टिन्यूस हैं, तो जो कोशेंट फंक्शन होगा वो भी कॉन्टिन्यूस होता है। तो ये तो पहले से आंसर से पता लग गया, और ये बाउंडेड है कि नहीं वो रेंज से पता लग जाता है। बस ये 3 मार्क्स में आता है, मैंने क्वेश्चन देखा है, और कभी कभी 2 में भी देते हैं। तो बस इतना ही लिखना होता है। इस तरह के क्वेश्चन ये लोग बहुत पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिर से एक रटने वाला क्वेश्चन है इसमें, कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 है, तो हमें दिखाना है कि नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन रियल नंबर। यहाँ पे हमारा डोमेन जो है वो रियल नंबर है। फिर ये पूछता है कि अगर मैं इसका डोमेन चेंज कर दूँ, क्या क्या कोई ऐसी कंडीशन है कि जहाँ पे ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस बनाया जा सके। मतलब अभी जब डोमेन आर है तो ऑब्वियसली हमें दिखाना है नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, लेकिन क्या कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस बन जाए, तो वो हम देखेंगे। बहुत इजी है, बस जैसा कि मैंने बताया रटने वाला है थोड़ा सा, कि जो भी आपको फंक्शन यहाँ दिया गया है वो लिखिए, ठीक है। इसके बाद में लेट डेल्टा ग्रेटर देन 0 बी आर्बिट्रेरली चूजन, हमने कोई भी नंबर लिया। ये जो एक क्लास पढ़ाई होगी मैंने पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, वहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन कराया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन लेके। तो वो क्वेश्चन अगर आप समझ गए होंगे वहाँ पे, तो ये भी इजीली समझ आ ही जाएगा। तो लेट डेल्टा ग्रेटर देन 0 बी आर्बिट्रेरली चूजन एंड कैप्ट फिक्स, लेट एप्सिलॉन बी एनी पॉजिटिव नंबर। तो अब देखिए x ग्रेटर देन 1 है, तो ये वाली वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। तो x की पावर n वाले के लिए अगर याद होगी तो ये भी याद हो जाएगी। इसके बाद में दोनों साइड का स्क्वायर कीजिए, फिर यहाँ पे 3 ग्रेटर देन 2 एप्सिलॉन अपॉन डेल्टा। फिर y को हमें ये ही चूज करना पड़ेगा। इसमें याद रखने वाला एक तो पॉइंट ये है कि आपको ये याद रखना है, और y इक्वल टू ये लिया हुआ है, ये याद रखना है। अब हमें डेफिनेशन के हिसाब से x माइनस वाई देखना है कि वो डेल्टा से छोटा आना चाहिए था। तो ये जानबूझ के ये चीज़ें इसीलिए ली गई हैं ताकि x में से y माइनस करें तो जो भी यहाँ वैल्यू है वो डेल्टा से छोटी आए, ठीक है। तो इतना हम पहले से नहीं सोच सकते, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि एक तो ये वाला आप हिस्सा याद रखिए और ये वाला। तो ऐसा रखने से जब आप x माइनस वाई देखेंगे तो वो डेल्टा से छोटा आएगा। अब हमारी डेफिनेशन होती है कि एफ एक्स माइनस एफ वाई देखना होता है कि वो एप्सिलॉन से छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा आता है तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा, बड़ा आता है तो नॉट होगा। तो यहाँ हमें फंक्शन दिया गया था एक्स क्यू, तो एफ वाई कितना आएगा वाई क्यू। फॉर्मूला लगाइए ए क्यू माइनस बी क्यू का, ये फॉर्मूला लग गया। फिर एक्स माइनस वाई देखिए ये डेल्टा से छोटा है तो डेल्टा बाई 2 लिखा पहले तो। फिर एक्स स्क्वायर मॉडलस, यहाँ पे मैंने ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई की। इसके बाद में जो x और y हैं ये सारे के सारे 1 से बड़े हैं, तो मॉडलस ऑफ एक्स स्क्वायर 1 प्लस ये 1 फिर प्लस 1, तो ये तीनों ऐड करके 3 हो गया, तो 3 डेल्टा बाई 2। फिर यहाँ से डेल्टा की वैल्यू देखिए, तो यहाँ से अगर आप डेल्टा की वैल्यू जब निकालेंगे और यहाँ पुट करेंगे तो ये कैंसिल होके ये आपका कितना आ गया एप्सिलॉन। तो यानी कि एफ एक्स माइनस एफ वाई जो है वो ग्रेटर देन आ गया एप्सिलॉन, और ये आना चाहिए था लेस देन एप्सिलॉन। तो ये ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ रहा है, इट मीन्स कि ये नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है। तो ये एक तरीका है इसको करने का, इसमें आपको ये दोनों स्टेप्स रटने ही पड़ेंगे, इसका कोई और इलाज सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट कि अगर अभी तो ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं था मतलब रियल नंबर पे, तो क्या ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस बनाया जा सके। तो आंसर है हाँ, और वो इंटरवल हमें चूज करना पड़ेगा -1 से 1 तक, मतलब डोमेन हमारा ये होना चाहिए। तो अब यहाँ पे डेल्टा आप ले लीजिए कोई भी एप्सिलॉन बाई 3 से छोटा। अब ये y3 कैसे पता लगता है, जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे। वैसे तो ये एमएससी वगैरह में इतना नॉर्मल चीज़ें हो जाती हैं कि पहले से ही ये वाला हिस्सा हम लोग सोच लेते हैं, रफ कॉपी पे हम लोग लिख लेते हैं पहले ही एफ एक्स माइनस एफ वाई सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे ये अपने आप आ गया। देखिए एक्स माइनस 3x-y। अब हमें इसको लेसन दिखाना है किससे, एप्सिलॉन से। ये लेसन दिखाना है एप्सिलॉन से, तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है एप्सिलॉन बाई 3। तो ऐसे पता लग जाता है कि डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन बाई 3 से छोटा होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ क्योंकि बुक्स में हम लोग इसी तरह से पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये पता नहीं डेल्टा ये कहाँ से सोच लिया। ऐसा नहीं है, हम जब ये आगे वाला पार्ट करते हैं तो उससे पता लग जाता है, लेकिन उसको लिख पहले देते हैं तो ऐसा लगता है कि रटने वाली चीज़ है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 3x माइनस वाई, फिर यहाँ पे हमने यूज़ किया, तो ये डेल्टा जो कि लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है, तो ये एप्सिलॉन से छोटा हो गया। इट मीन्स कि हमारा जो फंक्शन है, कब कब, जब जब इसकी वैल्यू देखो ये 1 से छोटी है ना, क्योंकि हमारा डोमेन इस बार -1 से 1 तक है, तो जब 1 से छोटी वैल्यू ये भी और ये भी, तो इन तीनों का सम जो है वो पूरा सब का सब लेस देन 3 डेल्टा, और फिर ये एप्सिलॉन से छोटा। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, रियल नंबर, मतलब ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी ही हो सकती है, तो उस केसेस में ये पूरा एप्सिलॉन से बड़ा आंसर आ गया था। इसका मतलब क्या है कि जब जब आपका इंटरवल मतलब डोमेन रियल नंबर होगा तो ये नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस आएगा, लेकिन अगर आपका डोमेन -1 से 1 के बीच में है तो ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस आएगा। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 या 3 मार्क्स में ये लोग लगभग हर पेपर में दे देते हैं। तो इसका करने का तरीका भी सेम ही है, मैं इसके बाद एक क्वेश्चन और कराऊंगा। तो सपोज कि ए बिलोंग्स टू आर और ए फंक्शन, अब इसमें भी हमें क्या करना है कि ये वाला पार्ट आपको कंसीडर करना है, ये एफ एक्स ग्रेटर देन एम, और ये वाला पार्ट आपको यूज करना है। ये कंसीडर पार्ट है, कंसीडर, और ये यूज पार्ट। तो कंसीडर करते हैं, तो देखिए एफ एक्स, हमारे क्वेश्चन में एफ एक्स की वैल्यू है 1/x-2 का होल स्क्वायर। लिमिट कितनी है, एक्स टेंडिंग टू 2, यानी ए की वैल्यू है 2। तो कंसीडर एफ एक्स ग्रेटर देन एम, जैसे मैंने कहा था ये वाला पार्ट आपको कंसीडर करना है। एफ एक्स की वैल्यू लिखिए एम। अब हमें x-2 का होल स्क्वायर रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो लेस देन 1/m, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो मॉडुलस आ जाएगा, और लेस देन 1/√m। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट यूज होता है, तो x माइनस ए की वैल्यू कितनी थी 2, तो x-2 लेस देन डेल्टा, तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। आप देखिए ये भी x-2 है, ये भी x-2 है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, 1/√m। तो हमें बस यही रिलेशन ढूंढना होता है कि अगर डेल्टा और m के बीच में आप रिलेशन ढूंढ लेते हैं, इट मीन्स कि ये जो भी फंक्शन है वो इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा कि फॉर दिस रिलेशन लिमिट जो ये होगी वो हमेशा इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज इट इज आपको कॉपी पेस्ट करना है, बस डिजिट्स चेंज हो गई हैं, और यहाँ पे 5, जैसे पिछले क्वेश्चन में यहाँ x-2 था, लेकिन यहाँ 5 - x है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। तो सेम मैंने ऐसे एज इट इज कॉपी किया हुआ है, पहले डेफिनेशन लिख के दीजिए उनको एग्जामिनर को, फिर एफ एक्स इज इक्वल टू में जो फंक्शन है वो, और इस बार देखिए यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, तो इस बार यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो 5 है, तो 5 लिखा मैंने। फिर वही फंक्शन जो आपका कंसीडर पार्ट है एफ एक्स ग्रेटर देन एम, फिर फंक्शन दिया है, फिर उसको रेसिप्रोकल कीजिए, 5 - x की वैल्यू निकाल लीजिए ये। फिर आपका जो यूज पार्ट है उसको लिखिए, तो यहाँ से x-5 लेस देन डेल्टा है, फिर दोनों को कंपेयर कीजिए, तो इस रिलेशन के लिए ये वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। तो ये आपका आंसर है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है और अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। जैसे ये 5 - x का क्वेश्चन और ये 2 - x का हो गया। एक क्वेश्चन था जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू ये वाला, एक्स बिलोंग्स टू रैशनल और एक्स नॉट बिलोंग्स टू, इस तरह के क्वेश्चन को हम बोलते हैं डिरिचलेट फंक्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं लगभग हर पेपर में, मतलब 5 में से 1 पेपर ऐसा होता होगा जिसमें नहीं देते होंगे, अदरवाइज ये आते ही हैं क्वेश्चन। तो इनको प्रैक्टिस कीजिए, और जो क्वेश्चन रटने वाले हैं उसको ऑब्वियसली रटना ही पड़ेगा, और कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये आपके डाउट्स थे सारे।